गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपना पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो हमने जनता की बगावत देख ली कि जनता कब बगावत करती है, जब वो बहुत परेशान हो जाती है हर क्षेत्र से, हर तरीके से। ये देख लिया 1857 की क्रांति हमने देख ली। अब आज देखेंगे उसके बाद, जो पार्ट में है ना वही। देखो, विद्रोह के बाद के साल, कौन से विद्रोह के? 1857 का जो विद्रोह हुआ, जब क्रांति हुई, और कैसे कैसे किन लोगों ने उसमें भाग लिया, ये सब। उसके बाद ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, वो देखेंगे। इम्पोर्टेंट है ये आपके। तो देखो, विद्रोह के बाद के साल, ये तस्वीरें वगैरह दी हुई है। अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए कि इस कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया। ये जो चित्र देखो, ये बहादुरी से ये जो कर रहा है, तो ये चित्र ही ऐसे बनाए जाते थे जहाँ पर अंग्रेजों को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया जाता था। तो देखो, विद्रोह के बाद के साल, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए, वे निम्नलिखित है। अंडरलाइन कर लो। और यही प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद जो है शासन में क्या क्या परिवर्तन हुए, प्रश्न। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये स्टार यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 1857 के विद्रोह के बाद शासन में क्या परिवर्तन हुए। अब उन नीतियों के सारे वो शासन नहीं चला सकते थे। तो देखो उन्होंने क्या परिवर्तन किया नीतियों में, यहाँ आप भी अंडरलाइन कर लिए होंगे और प्रश्न लिख लो यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट भी लगा लो, स्टार भी बना लो। देखो, पहला परिवर्तन, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ब्रिटिश अधिकारी साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। एक परिषद बनाई ब्रिटिश सरकार ने, इंडिया काउंसिल। उसका जो है एक मंत्रिमंडल बनाया गया, और जो है भारत का भार जो है उस इंडियन काउंसिल पर सौंपा गया। ये मंत्रिमंडल बनाया ना, उसको इंडियन काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दे दिया। पहले जो थे लॉर्ड डलहौजी वगैरह, कैनिंग गवर्नर जनरल थे, और अब उसको क्या कह दिया गया? वाइसराय कह दिया गया। लॉर्ड पहले पद 1857 की क्रांति तक गवर्नर जनरल का पद था, अब उसी पद को जो है वाइसराय नाम दे दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दे दिया गया। इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। या यही परिवर्तन हुए इसमें। क्या क्या नीतियां बनाई कि सबसे पहले तो 1857 की क्रांति के बाद 1859 में, 58 तक तो 57 में क्रांति शुरू हुई थी, आगे बढ़ी। 58 में वापस अंग्रेजों ने जो है उन जीते हुए क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया, और 1859 में जो है उन्होंने एक नए कानून बना दिए। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, सीधा शासन अब किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश शासन के हाथ में शासन आ गया। ठीक है, सीधे अपन, और गवर्नर जनरल का पद ओहदा बदलकर वाइसराय का ओहदा तय कर दिया, और ये इंडियन काउंसिल बनाया गया, जिसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में ये शासन सौंप दिया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये पहला बदलाव। इसमें क्या क्या है कि गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसराय का ओहदा कर दिया गया, और अब सीधा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अगला देखो, दूसरा। ये तो पहला परिवर्तन, ये दूसरा।
देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अब देखो, सबसे पहले वो जैसे दत्तक पुत्र को वो नहीं मान रहे थे, ये था ना समस्या, रानी झांसी की रानी ने इसलिए भाग लिया था। तो अब जो है वो भारतीय राजाओं के भू क्षेत्रों पर जो है कब्जा नहीं कर रहे थे। शासकों को जो है शासन करने के लिए कह दिया गया, तुम दत्तक पुत्र को यानी गोद लिए हुए पुत्र को भी अपनी संपत्ति दे सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है ब्रिटेन की महारानी जो है, महारानी थी विक्टोरिया उस समय, एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया, ये महारानियाँ रही है इंग्लैंड की, तो उसके आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, यानी उसके अधीन होकर तुम्हें शासन करना होगा। किसको? भारतीय रियासत के राजाओं और नवाबों को, जबकि उनके भू क्षेत्र और दत्तक पुत्री इन सबको उन्होंने छूट दे दी। अगला है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने। अब जो है उनको पता था पहले भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, तभी तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, भारतीय सैनिकों ने। अब उन्होंने नई नीति बना दी कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात उन्होंने क्या कर दिया? कम कर दिया। कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। पहले क्या था? बिहार, अवध बिहार, इन जगहों से जो है सिपाही थे सेना में, अंग्रेजी सेना में, तो उन्होंने विद्रोह किया था, इसलिए अब उन क्षेत्रों को कम करके गोरखा, सिखों और पठानों में से जो है अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही ज़्यादा लिए जाएंगे, जबकि भारतीय सिपाहियों का अनुपात ही कम कर दिया, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी सेना में। तो आप अपने 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 शब्दों में लिख सकते हो इनको सीधा, कि जो है सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत के सिपाहियों के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए गए। इस तरह अपने शब्दों में लिखना, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चौथा देखो, मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। मुसलमानों के साथ उन्होंने थोड़ा ऐसे सोचा, उनका सोचना था अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि ये विद्रोह मुसलमानों ने खड़ा किया है, इसलिए मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति उन्होंने बड़े पैमाने पर जब्त कर ली। अगला है पांचवा, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। सबसे ज़्यादा इसलिए भी तो असंतुष्ट थे ना भारतीय, कि वो हमारे धर्म का, हमारे समाज का, संस्कृति का मजाक बनाते थे, इसलिए उन्होंने जो है ये भी नियम बनाया कि हम तुम्हारे धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। अगला है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नई नीतियाँ बनाई। भूस्वामी जमींदार ये भी नाराज थे, क्योंकि इनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, तो उसके लिए भी जो है उनको अपनी भूमि पर अधिकार, स्थायी अधिकार, जमींदारों को अधिकारों का स्थायित्व यानी स्थायी अधिकार देने के लिए भी उन्होंने नीतियाँ बनाई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये 6 पॉइंट होंगे परिवर्तन के। विद्रोह के बाद क्या परिवर्तन हुए, ये आपको कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। जैसे पहले इसमें आप 1858 के बाद नया कानून पारित किया गया, जिसके तहत जो है ब्रिटिश भारत का साम्राज्य अब सीधा ब्रिटिश हाथों में सौंप दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय का पद दिया गया। इस तरह अपने शब्दों में लिख दो थोड़ा थोड़ा, और लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, SW में आपको करने हैं। पीछे अगर प्रश्न है तो ठीक, नहीं है तो भी करने हैं आपको, ठीक है। हो तो प्रश्न के उत्तर में कर लेना, नहीं हो तो यह आज का होमवर्क होगा आपका। वीडियो देख के आपको ये पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। हेडिंग यही डाल लेना, विद्रोह के बाद के साथ। अब देखो, ये है आपके पूरा चित्र है विद्रोह के मुख्य केंद्र की। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, उसके जो है ये मुख्य केंद्र है। मेरठ, ये ना रेड कलर के, ये जो है मुख्य केंद्र है। जैसे सबसे पहले क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, यहाँ हुई थी मेरठ, मेरठ से दिल्ली आई, दिल्ली से जो है इधर बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, ये इस तरह से जो क्रांति
पूरे भारत में फैल गई। तो विद्रोह के मुख्य केंद्र ये ऑरेंज बिंदु जो है वो, और अन्य केंद्रीय काले बिंदु जो है, इन स्थानों पर जो है भारत में क्या क्रांति फैली। उत्तर भारत में विद्रोह के मुख्य केंद्र है ये। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, ये बेटा ये खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी है, इसमें से आपके कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ये आपको पढ़ना है। ये क्या है कि 1817 में जो है खुर्दा नामक स्थान पर एक जैसी घटना हमारे 1857 की राजस्थान में घटित हुई ना, वैसी ही घटना जो है दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उड़ीसा राज्य का, जैसे ये तो राजस्थान की 1857 की क्रांति तो राजस्थान की है हमारे राज्य की, इसी प्रकार की एक क्रांति जो है 1817 में उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य है खुर्दा, वहाँ पर हुई। वहाँ पर भी जो है राजाओं का राज्य था, उनको समाप्त करके जो है औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया गया था, और अंग्रेजों ने जो है हमें जैसे परेशान किया उस प्रकार उनको भी खूब परेशान किया था, तो उन्होंने क्रांति कर दी, उसकी एक केस स्टडी है ये। तो आप इसको आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सशस्त्र जो है लोकप्रिय संघर्ष था, यहाँ लिखा हुआ आपके लास्ट में ये आपके देखो, ये 29 मार्च 1817 को संग्राम की शुरुआत हो गई थी, इस खुर्दा संग्राम की। ये रहा संक्षेप में, ये उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इस कमतर कर आंकना होगा। जैसे हमारे 1857 के विद्रोह को भी अंग्रेजों ने एक सैनिक विद्रोह कह दिया था कि कुछ नहीं, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जबकि हमारे हिसाब से बहुत बड़ी क्रांति थी ये। और इसी प्रकार खुर्दा वाले को भी इन्होंने पाइक विद्रोह कह दिया। अब आगे देखो, अगला है आपके परम शांति के सार्वगिक साम्राज्य की खातिर, ये टॉपिक है। तो इसको आप केस स्टडी को खुद पढ़ना। आगे देखो, परम शांति के लिए स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर, जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह हुआ। ठीक है, चीन में यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य तक जाकर खत्म हुआ, 10 सालों तक चला। हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इस पे अंडरलाइन कर लो। ये 10 साल तक चला ये विद्रोह, और कहाँ चला? चीन में, ये ध्यान रखना। हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था, और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी। ये चीन का है, जैसे हमारे 1857 की क्रांति हुई, ये जो है उसी प्रकार 1850 से 1810 उसी के समकालीन जो है चीन में विद्रोह हुआ, जिसे ताइपिंग विद्रोह का नाम दिया गया। ठीक है, ये आपके पाठ पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर थोड़े से अबे खालिस्तान मैंने आपके भेजे हैं, मिलान करो वगैरह वो करोगे आप, और इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपन कल करेंगे। ठीक है।